अस्सलाम कैसे साहब? ठीक है, ऑल गुड. वी डिस्कस सिलेबस इन लास्ट क्लास, नो कंफ्यूजन. इट वाज के कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में अकाउंटिंग इग्नोर करना है. डबल एंट्रीज नहीं, टी शेप्स नहीं, एसेट्स नहीं, कैपिटल नहीं, लायबिलिटी नहीं, इनकम स्टेटमेंट नहीं, बैलेंस शीट नहीं. सही है. सो ये कंफ्यूजन नहीं होगी कि आईए नहीं पढ़ा हुआ तो सीए में नहीं कर पाएंगे या एफएआर के साथ सीए में मैनेज करना पड़ेगा. नहीं, टोटली डिफरेंट. ठीक है. अच्छा, दूसरा हमने ये डिस्कस किया था कि वी आर कनेक्टेड विद द फैक्ट्री, विद द प्रोडक्शन हाउस, विद द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. हम रिटेल बिजनेसेस की ज्यादा बात नहीं करेंगे, हम मेनली किसकी बात करेंगे? फैक्ट्रीज के अंदर, फिर प्रोडक्शन हाउसेस के अंदर. अच्छा, तो इनिशियली हम डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. Costing. What does costing mean? To determine the cost of a unit. एक word use होता है pricing. What does pricing mean? To set the price, the selling price of a particular unit. Price and cost में difference क्या होता है? Profit का. ठीक है. तो cost में अगर हम अपना profit include कर देंगे, cost में अगर हम अपना profit include कर देंगे, that would be प्राइस. लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि हमारी कॉस्ट है कितनी. अगर के हम रिटेलर होते थे तो दिस वुड हैव बीन वेरी पीस ऑफ केक टू डिटरमिन कि एक यूनिट कितने का पड़ता है. ज्यादा से ज्यादा ये देखते हैं कि सप्लायर से हम ये चीज कितने की बाय करते हैं और उसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी है. दैट्स इट. लेकिन अगर हम कोई प्रोडक्ट, कोई यूनिट खुद इन हाउस मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, खुद से प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसको प्रोड्यूस करने में हमारी कितनी कॉस्ट आएगी, उस कॉस्ट को हम कहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. और स्टैंडर्ड में जब वर्ड यूज कर रहा हूं, सो वी आर प्रोड्यूसिंग सेम टाइप ऑफ यूनिट्स. मैं किसी कस्टमर की नहीं सुनूंगा, मैं किसी को कस्टमाइज नहीं करूंगा. मैंने अपनी तरफ से जो डिजाइन बना लिया प्रोडक्ट का, मैं उसी तर्ज के ऊपर तमाम प्रोडक्ट्स को, तमाम यूनिट्स को मैन्युफैक्चर करते रहूंगा. यूनिट को मैन्युफैक्चर करने में एक कॉस्ट आती है जिसको हम रेफर करते हैं एज डायरेक्ट मटेरियल. देयर कैन बी मोर देन वन. देयर कैन बी मोर देन वन. व्हाट हैपेंस अगर मैं ये कहता हूं कि एक यूनिट 2.5 kg का होगा नेट. एक लेदर चेयर में बनाता हूं, उसके अंदर जो नेट लेदर होगा, साफी लेदर होगा, लेट्स अज्यूम वो 2.5 मीटर होगा. लेकिन सिस्टम ये कहता है कि लेदर जितना भी खरीदा जाएगा उसको कट किया जाएगा, तो कटिंग के अंदर 10% लेदर वेस्ट हो जाएगा. ठीक है. टेकिंग माय पॉइंट. जो चेयर बन तैयार होगी, जो रेडी होगी चेयर, उसमें से अगर मैं लेदर मेजर करूं, एक चेयर हम मैन्युफैक्चर करते हैं जिसमें नेट लेदर 2.5 मीटर का है, और हमारी प्रैक्टिस ये कहती है कि जितना भी लेदर हम इंपुट करेंगे या बाय करेंगे, उसका 10% लेदर कटिंग में वेस्ट हो जाएगा. और लेदर का 1 मीटर हम खरीदते हैं, लेट्स से रेक्सीन है, 600 रुपए का 1 मीटर खरीदते हैं. व्हाट डू यू थिंक शुड द कॉस्ट बी चार्ज्ड टू ईच चेयर? मैं 2.5 मीटर लेदर की कॉस्ट चार्ज करूं जो कि नेट है, लेकिन मुझे इनपुट 2.5 मीटर से ज्यादा करना पड़ेगा या कम? कितना ज्यादा? कितना ज्यादा? लेट्स कैलकुलेट. हम ये कहते हैं कि अगर नेट इनपुट 2.5 मीटर का है, जितना लेदर मैं इनपुट करूंगा उसका 10% वेस्ट होगा. क्या मैं इस पे 10% लगाऊं? क्या मैं इसको 110% कर दूं? क्यों नहीं? यस. मैं इसको 110% नहीं कर सकता. रीजन? क्योंकि इस पे 10% नहीं लगना चाहिए.
लेकिन दिस इटसेल्फ इज 90% ऑफ इनपुट। तो हम क्या करते हैं, ग्रॉस अप करेंगे। वी ट्रीट दिस एज 90%, तो ग्रॉस अप कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 90 या डिवाइडेड बाय 90%। जितना भी लेबर आएगा दैट वुड बी इनपुट, मेरी कॉस्ट उतनी होगी, कितना है 2.78। तो आई हैव टू बाय 2.78 मीटर्स ऑफ लेदर, जब जाके 2.5 मीटर की एक कुर्सी कंप्लीट हो सकेगी। वो जो लॉस है 0.28 मीटर्स का, हु इज सपोज टू बेयर दैट, वो नुकसान कौन भरेगा? यहां पे बात ये नहीं है कि कंपनी भरेगी या कस्टमर भरेगा, नो। बात हम ये कर रहे हैं कि वो खर्चा यूनिट की कॉस्ट में जाएगा या सीधा प्रॉफिट और लॉस में। ठीक है, देखो अल्टीमेटली कॉस्ट हमारी ही है, कस्टमर कॉस्ट नहीं भरेगा, कस्टमर प्राइस देगा, फिर नफा नुकसान आपका, कस्टमर प्राइस भरेगा। यहां पे सवाल इस बात का उठ रहा है कि खर्चा इन्वेंट्री में जाके डेबिट होगा या सीधा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। सही है, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या कहती है कि जितना भी नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस मतलब दैट इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस, दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, दैट हैज टू इंकर, वो नुकसान कंपनी कस्टमर नहीं, वो नुकसान इन्वेंट्री की कॉस्ट के अंदर कैपिटलाइज कर दिया जाएगा और प्रॉफिट लॉस में जाएगा तो सही, कब? जब वो यूनिट बिकेगा। इजी? ओके, सो जब हम डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड इनपुट कि एक यूनिट बनाने में कितने किलोग्राम्स चाहिए एंड शुड बी ग्रॉस्ड अप, एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम बाय द स्टैंडर्ड रेट पर केजी। दिस इज स्टैंडर्ड रेट। एक्चुअली जब आप लेदर खरीदने जाते हैं वो कितने का पड़ता है, वो इन्वेंट्री की वैल्यू में नहीं जाएगा, लेकिन जितने में लेदर मिलना चाहिए था वो हम इन्वेंट्री की कॉस्ट में कैपिटलाइज करेंगे। सो दिस वुड बी द कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। दूसरा, अगर इस चेयर को बनाने में हम कारपेंटर यूज करते हैं या वेल्डर यूज करते हैं, दैट इज रेफर्ड एज डायरेक्ट लेबर। लेबर को हम अगर आर्ली बेसिस पे पे करते हैं तो उसको कितने घंटे की पेमेंट मिलेगी, जितने घंटे वो काम करेगा। लेकिन एक टर्म आता है आइडल टाइम। एनी आइडिया व्हाट इज आइडल टाइम? यस, ओके, मेक सेंस। जिस टाइम में वर्क प्लेस बंद हो। एनीवन एल्स? आइडल टाइम? यस, फ्री टाइम। ठीक है, आइडल टाइम कि अगर किसी वजह से काम रुक जाता है, अगर किसी वजह से काम रुक जाता है, लेबर ये आर्ग्यू करेगा कि भाई मैं तो बैठा हूं ना, आपके पास रॉ मटेरियल शॉर्ट हो गया, इसमें मेरा क्या कसूर? आपके यहां बिजली चली गई, इसमें मेरा क्या कसूर? आपके पास कस्टमर्स की डिमांड नहीं है, इसमें मेरा क्या? आपके मशीन का कोई टूल खराब हो गया, ब्रेकडाउन हो गया मशीन का, मेरा तो कोई कसूर नहीं है ना। तो हम एक मार्जिन रखते हैं, हम एक मार्जिन रखते हैं। द मार्जिन इज कि लेबर को जितने घंटे की पेमेंट की जाएगी, जरूरी नहीं है कि वो उतने ही घंटे काम करे। नाउ देयर वुड बी अ डिफरेंस बिटवीन आवर्स पेड एंड आवर्स वर्कड। सही है, होना उसूलन यही चाहिए कि लेबर शुड बी पेड फॉर द आवर्स दैट ही और शी वर्क्स। लेकिन अगर हमारी फैक्ट्री में किसी वजह से, जो कि हमारी तरफ से फ्लॉज है,
अक्सर ऐसा होता है कि फैक्ट्री में किसी वजह से रुकावट आ जाती है, हिंड्रेंसेस आ जाती हैं, और अल्टीमेटली लेबर फैक्ट्री में मौजूद तो है, हम उस टाइम की भी लेबर को पेमेंट कर रहे हैं जो इनएफिशिएंट है। उस इनएफिशिएंट टाइम को हम क्या कहेंगे? आइडल टाइम। यहां तक क्लियर हुआ? अगर एक कुर्सी को असेंबल करने में, एक कुर्सी को असेंबल करने में लेबर को 90 मिनट्स चाहिए, 90 मिनट्स का काम है, लेबर को 1.5 घंटा 90 मिनट्स चाहिए। हमारी प्रैक्टिस ये कहती है that 10% of hours paid, 10% of hours paid is idle. It is not 10% of hours worked, 10% of hours paid. तो अगर लेबर काम करता है 90 मिनट्स, मैं उसको 90 मिनट्स की पेमेंट नहीं करूंगा। क्या मैं उसको 90% का ज्यादा 10% पे करूंगा? नो, 90% का 10% नहीं होगा, 10% ऑफ आवर्स पेड, पता नहीं कितने। तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे कि लेबर जितने भी घंटे काम करेगा, दिस इज 90% ऑफ आवर्स पेड। रिपीटिंग, जनरल हमारी प्रैक्टिस ये कहती है कि लेबर को जब भी हम काम करवाते हैं, ठीक है, और जब हम लेबर को पेमेंट करते हैं, अमूमन ऐसा होता है कि पेमेंट जितने घंटों की जाती है उसमें से 10% घंटे आइडल होते हैं, यानी उसमें लेबर काम नहीं करता। से अगर एक महीने के आखिर में मैं किसी स्टाफ को, किसी वर्कर को मैं 200 घंटों की पेमेंट कर रहा हूं, तो उसने 200 घंटे काम नहीं किया होगा, उसने काम किया होगा 180 घंटे। जो 20 घंटे दे रहा हूं, 10% ऑफ आवर्स पेड, दैट इज नॉट आइडल। सवाल, हु शुड बेयर द कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम? इट इज नॉट बिटवीन यू एंड मी, इट इज नॉट बिटवीन कंपनी एंड द कस्टमर, इट इज बिटवीन इन्वेंट्री और प्रॉफिट लॉस। लॉजिक समझना मेरी। हम ये नहीं लड़ रहे कि खर्चा कौन भरेगा, मैं किसी शख्सियत की बात नहीं कर रहा, मैं किसी एंटिटी की बात नहीं कर रहा, भरूंगा तो मैं ही, भरेगी तो कंपनी ही, और कोई नहीं आएगा खर्चा भरने वाला। लेकिन फिल वक्त ये खर्चा इन्वेंट्री की कॉस्ट में कैपिटलाइज होना चाहिए या फिर सीधा प्रॉफिट लॉस का रास्ता नापे। अगर स्टैंडर्ड आइडल टाइम में होता है, इट इज ऑल्सो नॉर्मल, तो ये खर्चा भी कहां जाएगा? इन्वेंट्री की वैल्यूएशन में। सो कॉस्टिंग जब हम डिटरमिन कर रहे हैं कि एक यूनिट हमें कितने का पड़ रहा है, तो जो आइडल टाइम का खर्चा है वो भी इन्वेंट्री की वैल्यू में जज़ब किया जाएगा, और जब इन्वेंट्री बिकेगी तो खर्चा माना जाएगा। इजी सी। आवर्स वर्क्ड, सेम आगे यहां पे स्टैंडर्ड टाइम, लेकिन इसको हम क्या करेंगे? 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस आइडल टाइम। Like if I said idle time is 10% of hours paid. लेबर जब 1.5 घंटा काम करेगा, पैसे उसको 1.5 घंटे के नहीं मिलेंगे, ज्यादा के मिलेंगे, कम मिलेंगे, ज्यादा के मिलेंगे। तो अगर लेबर ने काम करना है 90 मिनट्स, 100 divided by 90 would be what? Hours paid. 90 is what? Hours worked, time worked, minutes worked. और 100 minutes क्या है? This is paid, correct. जितने घंटे लेबर ने काम किया है 90 मिनट्स, उसका खर्चा तो इन्वेंट्री की कॉस्ट के अंदर जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। खड्डा किस बात पे है?
10 मिनट्स का, आइडल टाइम का, वो कहां जाएगा? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कहता है कि जो स्टैंडर्ड आइडल टाइम है, जो होता है, जो नॉर्मल है, वो इन्वेंट्री की वैल्यू का हिस्सा बनेगा। लेकिन अगर ड्यू टू सम अनसर्टेन रीजंस एक्चुअल आइडल टाइम 10% से ज्यादा हो जाता है, तो ज्यादा की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। एक होता है नॉर्मल लॉस, जो कि मुझे पता है कि इतना तो होता है। नॉर्मल लॉस का खर्चा कौन भरेगा? इन्वेंट्री। लेकिन अगर खर्चा लॉस 10% से ज्यादा हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। भरेगी कंपनी, लेकिन सीधा प्रॉफिट लॉस में, उसको मैं रोक नहीं सकता कि फिलहाल बैलेंस शीट में रुको, जब बिकोगे तो मैं कॉस्ट ऑफ सेल में भेज दूंगा, ऐसा नहीं होगा। इजी। स्टैंडर्ड टाइम इंक्लूडिंग द आइडल मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड अर्ली रेट, ये खर्चा भी यूनिट की कॉस्ट का हिस्सा बनेगा। लेबर को कैश भले दे देना, लेकिन प्रॉफिट लॉस में नहीं भेजना, क्योंकि हम मैचिंग कॉन्सेप्ट के साथ जाएंगे। हम इसको खर्चा मानेंगे, बेशक मानेंगे, लेकिन कब मानेंगे? जब ये बिकेगा। यहां तक हम क्लियर है? अच्छा, तीसरा आता है डायरेक्ट एक्सपेंस या वेरिएबल ओवरहेड। पहले मैं डायरेक्ट एक्सपेंस एक्सप्लेन करता हूं। डायरेक्ट का मकसद वो खर्चा जो डायरेक्टली एक इजाफी यूनिट बनाने की वजह से आ रहा है। द कॉस्ट दैट कैन बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू यूनिट प्रोड्यूस्ड। एक यूनिट को मैं सीधा मुंह पे फेंक के मारूंगा, पकड़ ये तुम्हारी वजह से आया है, उस खर्चे को हम डायरेक्ट कहते हैं। डायरेक्ट मटेरियल भी आ गया, डायरेक्ट लेबर भी आ गया। व्हाट इज डायरेक्ट एक्सपेंस? लेट्स अज्यूम कि मैं जो यूनिट बना रहा हूं, ये किसी डिजाइनर का डिजाइन किया हुआ है। अगर मैं एक बुक पब्लिश करता हूं, तो बुक के पेजेस, पेपर जो इस्तेमाल होता है, दैट इज रॉ मटेरियल। उसका जो कवर बनेगा, दैट इज रॉ मटेरियल। ठीक है? देन देयर विल बी द लेबर हु बाइंड्स इट। सही है? उसकी प्रिंटिंग कॉस्ट किस कैटेगरी में डालेंगे? इस प्रिंटिंग कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल? नो, द कॉस्ट ऑफ इंक कुड हैव बीन। अगर मैं ये क्वांटिफाई कर जाऊं कि एक किताब में कितनी इंक लगेगी, लेकिन प्रिंटिंग कॉस्ट किस में डालेंगे? लेबर में? नो, दैट इज द मशीन दैट इज वर्किंग ऑन इट। और वो ऑथर जिसने इसका कंटेंट लिखा है, वो ऑथर आपसे हर एक आर्टिकल पब्लिश होने के, हर एक किताब पब्लिश होने के पैसे चार्ज करेगा। हु इज द ऑथर? लेबर? नो, दैट इज व्हाट वी रेफर एज डायरेक्ट एक्सपेंस। नो डिफाइंड कैटेगरी, लेकिन अगर कोई भी खर्चा जो एक इजाफी यूनिट बनाने की वजह से आ रहा है, लेकिन वो ना तो मटेरियल है और ना ही लेबर है। तो डिजाइनर अगर एक ड्रेस बनाता है, नॉर्मली जो ड्रेसेस हम पहनते हैं स्पेशली फीमेल्स, उनकी ड्रेसेस डिजाइनर ड्रेस्ड होती हैं। हम नॉर्मली क्या करते हैं, जाके फोटो खींच के आते हैं, अपने दर्जी को दिखाएंगे, भाई ये वाला डिजाइन बनाना है, गूगल से निकाल लेंगे, बिकॉज वी सी कि कपड़ा इतने का, सिलाई इतने की, लेसेस इतने की लगेंगी, इतना महंगा है नहीं, ब्रांड बना के डमी को पहना के डबल कीमत में बेचते हैं। दे आर चार्जिंग फॉर द डिजाइनर, जो इंटेंजिबल है, वो दिखता नहीं है, लेकिन दिमाग उसमें लगा हुआ था। वो कलर कॉम्बिनेशन, वो एम्ब्रॉयडरी, वो डिजाइन जिसकी वजह से वो ड्रेस आपको अच्छा लग रहा है, उसको पैसे कौन देगा? द डिजाइनर एक्चुअली चार्जेस फॉर ईच आर्टिकल सोल्ड। कंपनी जितने यूनिट्स बना के बेचेगी, उतने यूनिट्स के पैसे डिजाइनर को दिए जाएंगे। या दूसरा हम इसको कहते हैं वेरिएबल एक्सपेंस या वेरिएबल ओवरहेड।
discussing the difference between variable cost and fixed cost. What is variable cost? Which changes with the level of activity. Remember the X and Y formula. Dependent and independent variable. ये नहीं कहना कि variable cost is that varies. नहीं. Variable cost is a cost that varies with the level of output. एक इजाफी यूनिट बनाने की वजह से जो खर्चा आए और ना बनाने की वजह से जो खर्चा बच जाए वो वेरिएबल है. And what is fixed cost? That remains same regardless of level of activity. Fixed cost ऐसी नहीं जो वेरी नहीं करती. I told you fixed cost वेरी करती है लेकिन वजह level of output नहीं होता. सही है? We were discussing about electricity cost. सही है? Electricity cost variable है या fixed है? Now कल मैंने डिस्कस किया था for a college it is fixed because it does not vary with the number of students admitted. सही है? For a bakery, if I can quantify कि एक केक को बेक करने में कितना टाइम लगता होगा, बनाया कभी? कितना टाइम लगता? फिर देखते हैं अभी कच्चा और डाल दिया, फिर कच्चा और डाल दिया, जला दिया. 40 मिनट्स. ओके. हम कहते हैं कि अगर एक केक को बेक करना है तो हमें बेकिंग ओवन के अंदर इसको 40 मिनट्स तक रखना है. से फॉर इंस्टेंस बेकिंग ओवन का जो लोड है वो 2000 वॉट है, 2 केडब्ल्यू सॉरी, और 1 किलोवाट वापडा हमें 25 रुपए का बेचता है लेट्स से. अब ये यूनिट बेसिकली होता क्या है? ये यूनिट बेसिकली होता है किलो वॉट आवर. व्हाट डज दिस मीन? अगर बेकिंग ओवन कितना यूनिट लेता है? 2000. लेकिन अगर पूरा घंटा में ओवन चलाऊंगा तो क्या होगा? 2000 वॉट आवर, 2 यूनिट्स गिर जाएंगे. एसी जब हम चलाते हैं तो एक कन्वेंशनल एसी करीबन 2500 वॉट लेता है. अगर मैं आधा घंटा एसी चलाऊंगा तो व्हाट वुड आई डू? 2500 वॉट मल्टीप्लाई बाय हाफ एन आवर, तो यह आ जाएगा 1250 आवर्स, डब्ल्यू आवर्स. किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे तो 1.25 kWh, तो 1.25 यूनिट गिरेगा और 1.25 यूनिट्स के आप पैसे देंगे. सो अगर आप कहते हैं कि केक बेक करने में कितना टाइम लगता है? 40 मिनट्स. और अगर माइक्रोवेव सॉरी अगर बेकिंग ओवन का लोड 2000 वॉट है और एक यूनिट 25 रुपए का है, पहले हम कैलकुलेट करते हैं कि अगर 1 घंटे में 2 यूनिट्स गिरेंगे तो 40 मिनट में कितने यूनिट्स गिरेंगे? अगर 1 घंटे में 2 यूनिट्स गिरेंगे तो 40 मिनट में कितने गिरेंगे? 1 पॉइंट. लेट्स कैलकुलेट. वी सेड इट टेक्स 2 किलोवाट आवर्स पर आवर एंड यू वर टेलिंग मी इट टेक्स 40 मिनट्स, क्योंकि वो पर मिनट नहीं है, ये किलोवाट मिनट नहीं है, किलोवाट आवर्स है. तो मैंने इसको डिवाइडेड बाय 60 किया, मल्टीप्लाई बाय 40 किया, 1 पॉइंट. सही. दैट मीन्स कि वो बेकिंग ओवन 40 मिनट में 1.33 यूनिट्स गिराएगा और 1 यूनिट वापडा हमें कितने का चार्ज करता है? से 25 रुपीस का. 33. Is this direct material? No. Is this direct labor? No. Then what is this? This is direct expense or variable overhead. Here, for a bakery, I can link the cost of electricity with the cost of baking a cake. अब मैं जितने ज्यादा केक्स बेक करूंगा उतने ज्यादा 1.33 यूनिट्स गिरते जाएंगे, उतना ज्यादा 33.33 की कॉस्ट आती जाएगी. दिस इज नॉट मटेरियल नॉट लेबर. ये 3 कैटेगरी समझ में आ गई. यूनिट बनाने में एक खर्चा आता है किसका? मटेरियल का. एक खर्चा आता है किसका? लेबर का. एक खर्चा आता है किसका? डायरेक्ट एक्सपेंस या वेरिएबल ओवरहेड्स का.
यू कैन लिंक दिस विथ मशीन रनिंग कॉस्ट एज वेल। ठीक है, अगर हमारी मशीन चलती है और हमारी मशीन, द बेकिंग ओवन इज अ मशीन, सही है, कोई भी मशीन, लेट्स से दैट टेक्स 4 किलोवाट पर आवर। एक मशीन है जिसका लोड 4 केवी का है। 1 घंटा मशीन चलेगी तो 100 रुपए गिरेंगे 25 रुपए के हिसाब से। देखेंगे कि 1 घंटे में वो मशीन कितने यूनिट्स बना सकती है। ठीक है, वी कैन लिंक इट। सो अगर 1 यूनिट को बनाने में इट टेक्स 15 मिनट्स और 1 घंटा मशीन चलाने में खर्चा 100 रुपए का है, अगर 1 यूनिट 15 मिनट में बनता है तो 1 घंटे में कितने यूनिट्स बन सकते हैं? 4। रिपीट, 60 मिनट्स में, 1 घंटे में, सही है, कितने यूनिट्स बनेंगे? अगर 15 मिनट्स में 1 यूनिट निकल जाता है 4। ये कैलकुलेशंस बड़ी टेक्निकल लगती हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को, एग्जामिनर घुमाता इसमें है, इसलिए मैं मेरी वर्बल एग्जांपल्स के थ्रू आपकी टेस्टिंग कर रहा हूं। 4 यूनिट्स गिरेंगे, 4 यूनिट्स बनेंगे। 100 रुपए को हम 4 यूनिट्स पे तकसीम कर सकते हैं, 25-25 रुपए। दिस इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। इन सबको मिला के हम क्या रेफर करते हैं? एज डायरेक्ट कॉस्ट और प्राइम कॉस्ट। ये कॉस्ट इन्वेंट्री वैल्यू का हिस्सा बनेगी, इस पे सब मुत्तफिक है। अब सबसे मेरा क्या मकसद है, मैंने कल एग्जाम्पल में बताया था, वी विल बी फॉलोइंग 3 स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम्स: एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ठीक है, इन तीनों में यहां तक तो कोई भी फर्क नहीं है। दे ऑल बिलीव कि आप बजा फरमा रहे हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस यूनिट की कॉस्ट का हिस्सा बनेंगे, हम आपके साथ हैं। और ये प्रॉफिट लॉस में कब जाएंगे? जब यूनिट बिकेगा। अब फड्डा शुरू होता है। इसके बाद आता है फिक्स्ड फैक्ट्री, मैं इसको फैक्ट्री कहूं या प्रोडक्शन कहूं, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स। खर्चे इसमें कौन कौन से हैं? आप एक कारखाना अज्यूम करें, बेकरी अज्यूम कर लें। ठीक है, कमिंग बैक टू बेकिंग अ केक। केक बनाने में क्या क्या खर्चे आएंगे? एनिमल रॉ मटेरियल क्या डलता है केक में? ओके, अगर हम आइस केक बनाते हैं तो आइसिंग शुगर आएगी उसमें। ठीक है, नाउ वी विल बी क्वांटिफाइंग कि उसके अंदर मैदा, बेकिंग सोडा, सही है, अंडे, दूध वगैरह जो भी चीजें डलेंगी, वो 2 पाउंड का एक केक बनाने में, सीखो 2 पाउंड का एक केक बनाने में हमें ऐसे कैलकुलेट करना कि केक घर में बनना सस्ता है या ब्लैक एंड ब्राउन से लेना सस्ता है। सही है, मुझे मेहनत तो ज्यादा लगती है घर में और आखिर में बनता भी मजा नहीं है। तारीफ हो जाती होगी, कोई बात नहीं है। अगर हम 2 पाउंड के केक बनाते हैं तो उसके अंदर डायरेक्ट मटेरियल कितना यूज होगा? हमारे घर वाले क्या कहते हैं, सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा गिनते हैं कि सही है, सस्ते में बन गया। और भाई ये 1.5 घंटा ओवन चला, इसके पैसे कौन देगा? और जो लेबर है, यानी क्योंकि खुद वो इन्वॉल्व हुई है बनाने में, तो वो एक्साइटमेंट में अपना खर्चा तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो नोट ही नहीं करती। लेकिन अगर हम अपने शेफ को टाइम के हिसाब से पे करते हैं या पर केक के हिसाब से पे करते हैं, तो डायरेक्ट मटेरियल भी आ गया, डायरेक्ट लेबर भी आ गया। और अगर हम मशीन्स की कॉस्ट, बेकिंग कॉस्ट डायरेक्टली हम एक केक को चार्ज कर सके तो वो भी केक को हम चार्ज करेंगे। यहां तक तो हम सब मुत्तफिक है, लेकिन केक बनाएगा कहां पे? इमेजिन अ कारखाना, किचन बोल लो, मसला नहीं है। उस फैक्ट्री के अंदर जहां हमारी 6-7 ब्रांचेस चल रही हैं, घर में तो एक केक बनाने में दिन निकल जाता है, सुबह से खुशबू सूंघ रहे होते हैं कि बनेगा बनेगा बनेगा। लेकिन वहां तो ऐसे नहीं होगा ना, वहां तो ऑर्डर पे ऑर्डर निकालते जाने हैं। वो जो कारखाना है उसको चलाने में क्या क्या खर्चे आ सकते हैं? इमेजिन व्हाट कॉस्ट फैक्ट्री को रन करने में
एक तो आपको जगह चाहिए होगी, दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, जगह या आपकी अपनी होगी या किराए की होगी। अगर अपनी है तो डेप्रिसिएशन, और अगर किराए की है तो रेंट। ये फिक्स्ड है, रिगार्डलेस ऑफ नंबर ऑफ केक्स बेक्ड, रिगार्डलेस ऑफ नंबर ऑफ बिस्किट्स मैन्युफैक्चर्ड, रिगार्डलेस ऑफ नंबर ऑफ कप केक्स। रोजे में तो नहीं हो ना, खाने की बातें कर सकते हैं। द रेंटल कॉस्ट विल बी सेम। और क्या खर्चा आएगा? सोचो, आपकी बेकरी है, और भी कोई होगा या खाली होगा? इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, व्हाट एल्स? सैलरी ऑफ सुपरवाइजर्स, करेक्ट। तो एक अगर आपके पास वो स्टाफ है जिसको आप वेजेस या पीसमील बेसिस पे दे रहे हैं, वो तो सीधा केक की कॉस्ट में गया, ठीक है। लेकिन अगर कोई फिक्स स्टाफ है, ठीक है, जिसमें सपोर्ट स्टाफ भी आ जाता है, क्लीनिंग स्टाफ भी आ जाएगा, और लेट्स से सुपरवाइजर की सैलरी, दिस वुड बी फिक्स्ड कॉस्ट रिगार्डलेस ऑफ नंबर ऑफ केक्स बेक्ड। ये कॉस्ट आपको हर सूरत बर्दाश्त करनी है। व्हाट एल्स? यस, गुड। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, लेकिन रिपेयर एंड मेंटेनेंस करेंगे क्या? मशीन का खर्चा, मशीन का खर्चा क्या होगा? डेप्रिसिएशन, ठीक है। मशीन की डेप्रिसिएशन इज अ कॉस्ट। एनी एल्स? टैक्स हमारा ऑफिस में चला जाएगा, कारखाने में सेल नहीं होगी, कारखाने में सिर्फ प्रोडक्शन होगी। सेल होगी हमारी एडमिन में, टैक्स वगैरह इंटरेस्ट वगैरह वो देखेंगे, सही है। स्टाफ को कुछ शायद खाने पीने के लिए हम देते हो अगर, तो अगर आपका कैंटीन है, ठीक है, चाय पिलाते हैं उनको या खाना पीना हम उनको देते हैं। अगर आपने अपनी फैक्ट्री को इंश्योर करवाया हुआ है, विच इज नॉर्मली व्हाट कंपनीज डू, इन केस अगर आग लग जाती है या कुछ डैमेजेस हो जाते हैं, तो उस इंश्योरेंस का प्रीमियम हम पे कर रहे होते हैं। ये कुछ कॉस्ट्स हैं। इसके अलावा भी एक हम पढ़ेंगे हीट एंड लाइट। लाइट से पाकिस्तानी लाइट बिजली को मान लेते हैं, हम सब मानते हैं कि लाइट आ गई लाइट चली गई, लेकिन हमारे यहां पे मकसद वो नहीं होगा, ठीक है। लाइटनिंग का मकसद लाइटनिंग है, रोशनी करना। जितना बड़ा स्पेस होगा उतने ज्यादा लाइटनिंग करनी पड़ेगी। एंड हीटिंग या कूलिंग, टेम्परेचर मेंटेन करना, इट इज नॉट कनेक्टेड विद द इलेक्ट्रिसिटी। जितना ज्यादा स्पेस होगा उतना ज्यादा आपको हीटर्स या एयर कंडीशनर्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अब सवाल उठता है कि महीने के अंदर ये सब सूखा सूखा खर्चा, सूखा मैं किस हिसाब से बोल रहा हूं? केक कम बनते हैं, ज्यादा बनते हैं, नहीं बनते हैं, ये खर्चा तो कहीं नहीं गया। सवाल उठा कि ये खर्चा कौन भरेगा? जवाब ये नहीं देना कि मैं या कस्टमर, ठीक है। इट इज नॉट फाइट बिटवीन मी एंड कस्टमर। भरना खर्चा मैंने है। ओके, तो कॉस्ट बेयर मैंने करनी है,
किसी और ने नहीं करनी। सवाल क्या उठ रहा है कि अभी इन्वेंट्री की कॉस्ट में भेजूं या सीधा प्रॉफिट और लॉस में। मार्जिनल कॉस्टिंग कहता है इसमें पूछने की क्या बात है, ऑफ कोर्स महीने का खर्चा है वो महीना भरेगा। ये मार्जिनल कॉस्टिंग का बिलीफ है। मार्जिनल कॉस्टिंग यहां से रास्ता बदल जाता है और वो कहता है कि ये जो खर्चे हैं दीज आर पीरियोडिक कॉस्ट्स, दीज आर पीरियोडिक कॉस्ट। ये वक्त की वजह से आ रही हैं, ये सितंबर की वजह से आ रही हैं। यस है, स्टार्ट नहीं हुआ, हो गया, नेट कनेक्ट होगा, चल जाएगा। ये वक्त की वजह से है। जब हम सितंबर के महीने का प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, ये तमाम खर्चे जो सितंबर महीने की वजह से आए हैं ये सितंबर ही भरेगा, कोई और नहीं भरेगा, सितंबर ही भरेगा। ये कौन कहता है? मार्जिनल। यानी इसने फिक्स्ड कॉस्ट को लादावा कर दिया, डिसऑन कर दिया कि भाई ये मेरे नहीं है। इन खर्चों को मैं इन्वेंट्री कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाऊंगा, लिहाजा इनको बोलो सीधा जाओ प्रॉफिट लॉस में, मुझे शक्ल भी नहीं दिखाओ। दूसरा कॉस्टिंग सिस्टम आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन ने कहा कि ये खर्चे फिक्स्ड जरूर है, इनडायरेक्ट जरूर है, एक यूनिट बनने की वजह से नहीं आ रहे, लेकिन आ तो प्रोडक्शन की वजह से रहे हैं ना। तो इसने रास्ता ये देखा कि ये पीरियोडिक नहीं बल्कि प्रोडक्शन कॉस्ट्स हैं। दोनों में से सही कौन गलत कौन, दोनों का अपना ही नजरिया है और दोनों सही बात कर रहे हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग फिक्स्ड खर्चों को इन्वेंट्री वैल्यूएशन का हिस्सा नहीं मानता। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फिक्स्ड खर्चों को भी इन्वेंट्री वैल्यूएशन का हिस्सा मानता है, जिसकी वजह से जब हम कॉस्टिंग करेंगे तो द कॉस्ट पर यूनिट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड द कॉस्ट पर यूनिट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग में फर्क आ जाएगा। क्या फर्क आएगा? डायरेक्ट मटेरियल को नहीं मान रहा क्या कोई? मान रहा है। डायरेक्ट लेबर को नहीं मान रहा क्या कोई? मान रहा है। वेरिएबल ओवरहेड को नहीं मान रहा क्या कोई? मान रहा है। फिक्स्ड ओवरहेड को नहीं मान रहा क्या कोई? हाँ, नहीं मान रहा। मार्जिनल कॉस्टिंग फिक्स्ड कॉस्ट को यूनिट कॉस्ट का हिस्सा मानने से साफ इनकार कर देता है। यही वजह है कि इसका नाम तब्दील होकर क्या बन जाएगा? मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल मतलब इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, इजाफी यूनिट बनाने की वजह से जो इजाफी खर्चा आएगा सिर्फ वो यूनिट भरेगा, बाकी जो खर्चा एक इजाफी यूनिट बनाने की वजह से नहीं आ रहा वैसे ही आ रहा है, उसको बोलो तुम प्रॉफिट लॉस में जाओ। हम जब दोनों कॉस्टिंग सिस्टम्स के तहत प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करेंगे, इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, तो दोनों के प्रॉफिट में फर्क आ सकता है। देखो, खर्चा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग भी मान रहा है फिक्स्ड कॉस्ट को, खर्चा मार्जिनल कॉस्टिंग भी मान रहा है, लेकिन दोनों को प्रॉफिट एंड लॉस में डिस्चार्ज करने में फर्क है। मार्जिनल कॉस्टिंग उसको इमीडिएटली प्रॉफिट लॉस में डिस्चार्ज करेगा, बेटा तुम निकलो यहां से, लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को तुम मेरे साथ रुको, जो बिकता जाए वो चलता जाए, जो नहीं बिकेगा उसको मैं अगले साल भेजूंगा। जब जब क्लोजिंग स्टॉक बचेगा तब तब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग में फर्क दिखेगा। तो फर्क दिखाने की वजह कौन है? क्लोजिंग स्टॉक। अगर जितने बनाओ सारे बिक जाए तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग में फर्क नहीं आएगा। ये हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया। और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से पूछते हैं बेटा कंटिन्यू, अब आप बताओ ये करोगे कैसे? जब एक खर्चा यूनिट बनाने की वजह से आ ही नहीं रहा तो वो यूनिट को चार्ज करोगे कैसे? वो कहता है वो फॉर्मूला में बताता हूं। अब हम क्या करेंगे? इन तमाम खर्चों को करेंगे प्लस, ये आ जाएंगे हमारी एक्सपेंसेस, और
सितंबर के महीने में बनने वाले यूनिट्स के ऊपर कर देंगे तकसीम। इजी। सितंबर के महीने की वजह से आने वाले खर्चे, सितंबर का रेंट, सितंबर की बिजली का बिल, सितंबर की सैलरी, प्लस प्लस प्लस, और सितंबर में महीने के महीने में बनने वाले यूनिट से तकसीम मार दूंगा। इजी तो है, इसमें बड़ी बात क्या है। लेकिन रिमेंबर, मैं एक्चुअल कॉस्टिंग नहीं कर रहा, मैं क्या कर रहा हूं? अगर 6 सितंबर पे कोई कस्टमर मेरे पास आ जाता है और कहता है कि मुझे आपके 500 यूनिट्स चाहिए, कितने में बेचोगे? मैं कहता हूं कि भाई मैं करता हूं कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मतलब क्या करेंगे? हम पहले कैलकुलेट करेंगे हमारे एक यूनिट बनाने की स्टैंडर्ड कॉस्ट, ठीक है, कि एक यूनिट हमें कितने का पड़ता है, और उसमें प्लस क्या करेंगे? अपना मार्कअप। कॉस्ट प्लस मार्कअप इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। अब कस्टमर आया है 6 तारीख पे सितंबर की और कहता है कि बताओ मुझे एक यूनिट कितने में बेचोगे? मेरे पास अगस्त का बना हुआ माल नहीं है, मैं सितंबर में ही जो प्रोडक्शन कर रहा हूं वही बेचूंगा। लेकिन सितंबर में बनने वाला यूनिट आपको पड़ कितने का रहा है, ये कैसे पता चलेगा? आप बोले सर ये ऐसे पता चलेगा कि सितंबर के महीने का जितना भी खर्चा होगा सितंबर में बनने वाले यूनिट से तकसीम कर देंगे। लेकिन बेटा वो तो तब पता चलेगा जब सितंबर खत्म होगा। फिक्स्ड कॉस्ट पत्थर पे लकीर नहीं है, बिजली का बिल हर महीने सेम नहीं आएगा, फर्क आ सकता है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कह रहा हाँ यार ये बात तो तुम सही कह रहे हो, मुझे खर्चा तो आपको पहली तारीख पे ही बता देना है, आप 30 तारीख तक का वेट तो नहीं करोगे। तो कल अगर अक्टूबर शुरू हो रहा है तो मुझे तो अक्टूबर की पहली तारीख पे ही पता होना चाहिए कि अक्टूबर में बनने वाला एक यूनिट बढ़ेगा कितने का, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। मैं अगर आप लोगों को कहूं कि चलो पिकनिक पे, तो आप मुझसे पूछते कंट्रीब्यूशन कितना होगा, मैं बोला बेटा बस में बैठोगे तो पता चलेगा कितने बच्चे चलते हैं, उतने बच्चों पे तकसीम कर दूंगा। और अगर हाँ सही है, आखिर में 10 बच्चे बैठे हो तो 30,000 रुपए का खर्चा 10 बच्चों पे तकसीम करेंगे, 3,000 रुपए ये और 1,500 रुपए अरीना वाले, 4,500 रुपए देके हम अरीना चलेंगे। सही है? नहीं सुना नहीं मैंने, पर्सनल था। ओके, सो ऐसा है कि आप भी तो वेट नहीं करेंगे ना, मुझे प्री प्लान करनी पड़ेंगी चीजें कि वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है और एस्टिमेटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे। हां, बाद में चीजें मुख्तलिफ हो सकती हैं। क्या? ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा 30,000 से कम ज्यादा हो सकता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 40 से कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन वो जब तक पिकनिक से वापस नहीं लौटते तब तक पता नहीं चलेगा। लेकिन एक बार जिस कस्टमर को बेच दिया सो बेच दिया। आखिरी महीने के आखिरी तारीख पे फोन करके बोला यार वो बिजली का बिल थोड़ा ज्यादा आ गया था, तुम्हें मैंने सस्ता बेच दिया था। कस्टमर बोलेगा क्या हो गया भाई, हमें एडवांस में बताना है। अब देखो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉर्मूला क्या देता है, ठीक है, मैं हटा रहा हूं सब खर्चा। मेरा बहस का नुक्ता अगर समझ में आ गया है, मैं ये डिटरमिन करना चाह रहा हूं कि एक यूनिट मुझे कितने का पड़ रहा है। मार्जिनल कॉस्टिंग ने तो बड़ा आसानी से बोल दिया कि भाई जो खर्चा इसकी वजह से आएगा वही आएगा, बाकी जिस कारखाने में बन रहा है उसका खर्चा मार्कर की कॉस्ट में चार्ज नहीं होगा, वो उस महीने में चार्ज होगा। मैंने कहा चलो तुम्हारी तो कहानी आसान है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को मैंने घेर के रखा हुआ है कि बेटा मुझे हल बताओ। अब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मुझे हल क्या देता है? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहता है कि हम टाइम शुरू होने से पहले डिटरमिन कर लेते हैं। वर्ड मैंने क्या यूज किया? प्री डिटरमिन। प्री डिटरमिन मतलब कि अक्टूबर शुरू होने से पहले मैं डिटरमिन कर लेता हूं, मैं तय कर लेता हूं क्या? प्री डिटरमिन फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट।
ठीक है, अब पूरे सेंटेंस को इसको पढ़ते हैं, क्या लिखा है। प्री डिटरमिन का मकसद कि टाइम शुरू होने से पहले, अक्टूबर के आखिर में नहीं पूछूंगा, सितंबर के आखिर में नहीं पूछ सकता कि एक यूनिट कितने का पड़ रहा है। मुझे सितंबर की शुरुआत में पता होना चाहिए, मुझे अक्टूबर की शुरुआत में पता होना चाहिए कि फला प्रोडक्ट का एक यूनिट मुझे कितने का पड़ेगा। ये हो गया प्री डिटरमिन। आगे लिखा है फिक्स्ड। फिक्स्ड का मकसद हम पढ़ चुके हैं। आगे लिखा है ओवरहेड्स। ओवरहेड्स का मकसद है इनडायरेक्ट, ठीक है, इनडायरेक्ट, जो डायरेक्टली एक यूनिट को ट्रेस नहीं किए जा सकते। मिसाल, इनडायरेक्ट मटेरियल भी होता है, एक होता है डायरेक्ट मटेरियल, एक होता है इनडायरेक्ट मटेरियल। मिसाल, इस बोर्ड ये बोर्ड हम बनाते हैं, इस बोर्ड को बनाने में हमने चिपबोर्ड की शीट इस्तेमाल की है 8 बाय 4 की, ठीक है, 8 फीट बाय 4 फीट। वो चिपबोर्ड की शीट बिल फर्स्ट 1500 रुपए की मिलती है, तो वो 1500 रुपए का खर्चा कौन भरेगा? बोर्ड भरेगा। उसके ऊपर हमने ये फार्मिका की शीट चिपकाई है, वो भी 8 बाय 4 की। ये फार्मिका की शीट अगर 800 रुपए की है, तो फार्मिका का खर्चा कौन भरेगा? बोर्ड की कॉस्ट में जाएगा। इस शीट को चिपकाने के लिए हमने बॉन्ड का या ग्लू का इस्तेमाल किया, वो ग्लू की थैली किलो का खर्चा कौन भरेगा? बोर्ड भरेगा। फिर हमने बॉर्डर पट्टियां लगाई हैं, बोर्ड भरेगा। जितना भी लकड़ी, जितना भी मटेरियल बोर्ड बनाने में इस्तेमाल हुआ, वो बोर्ड भरेगा। और जिस कारपेंटर ने इसके ऊपर टाइम दिया, कीले मटेरियल है, ये क्या है? मटेरियल है, लेकिन कितनी कीलें लगाई होंगी, ये गिनने का हिसाब नहीं रखा जाएगा, क्योंकि हम खरीदते हैं किलो के हिसाब से, फिर हम लगाए जाते हैं जब तक बोर्ड मजबूत हो। तो उन कीलों को कहा जाएगा इनडायरेक्ट मटेरियल। फार्मिका को, चिपबोर्ड को, बॉर्डर्स को, गोला पट्टियों को डायरेक्ट मटेरियल कहा जाएगा। लेकिन जो मटेरियल इसमें बिना गिने लगाया गया, उसको क्या कहा जाएगा? इनडायरेक्ट मटेरियल। जिस कारपेंटर ने इसके ऊपर काम किया, वो डायरेक्ट लेबर है, और जिस सुपरवाइजर ने सिर्फ इसको इंश्योर किया कि सही बन रहा है नहीं बन रहा, वाडा काम कर रहा है नहीं कर रहा, वो भी लेबर है, लेकिन वो क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट लेबर। ठीक है, तो मेरे कारखाने के अंदर जो फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं, उसको एब्जॉर्ब करने का एक रेट, जिसको इन शॉर्ट हम क्या कहेंगे? फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। अब ओवरहेड्स दो होते हैं, एक वेरिएबल ओवरहेड्स होते हैं और एक फिक्स्ड ओवरहेड्स होते हैं। ठीक है, अगर मैं लिख दूं OAR, ये बड़ा टेक्निकल होता है, पूरे पास्ट पेपर्स में आपको घुमाएगा इस बात पे, याद रहे तो अच्छा, प्रैक्टिस में वैसे रिवाइज होगा। अगर उसने सिर्फ OAR लिख दिया, तो इसका मकसद उसमें वेरिएबल भी शामिल है और उसमें फिक्स्ड भी शामिल है। QMT में हाइलो मेथड पढ़ा था, रेग्रेशन पढ़ा था, उसमें हम क्या करते थे कि अगर टोटल कॉस्ट गिवन होती तो उसमें से वेरिएबल कॉस्ट को अलग करते, फिक्स्ड कॉस्ट को अलग करते। यहां पे वो गेम खेला जाएगा, लेकिन बच्चा अक्सर इसको देखना भूल जाता है कि ये OAR है, लिहाजा अक्सर बच्चा OAR देख के अज्यूम कर लेता है कि ये फिक्स्ड है, और अज्यूम कर लिया तो एग्जामिनर बख्शेगा नहीं। होश संभालना है कि अगर OAR लिखा है तो मतलब उसमें दोनों शामिल है, इसमें वेरिएबल भी शामिल है और उसमें फिक्स्ड भी शामिल है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग को वेरिएबल देंगे, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को फिक्स्ड भी देंगे, लेकिन है दोनों शामिल। अगर लिखा हुआ है फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, तो मतलब फिक्स्ड है। अच्छा, इसको कैलकुलेट कैसे किया जाएगा? इसको कैलकुलेट हम करेंगे एज बजटेड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स। अभी जो आपने मुझे इतनी कहानियां सुनाई ना, फैक्ट्री का रेंट होगा, मशीन की डेप्रिसिएशन होगी, हीट एंड लाइट होगी, सुपरवाइजर की सैलरी होगी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा होगा, स्टाफ के खाने पीने का खर्चा होगा,
डेप्रिसिएशन, सॉरी इंश्योरेंस होगी। ये तमाम खर्चे आप सितंबर की पहली तारीख पर या अक्टूबर की पहली तारीख पर अंदाजा लगाएंगे कि अक्टूबर के महीने के बिजली का बिल कितना आएगा, रेंट कितना होगा, डेप्रिसिएशन कितनी होगी, सैलरी कितनी होगी, मेंटेनेंस एंड हीटिंग, मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग कितनी होगी, स्टाफ खाना कितना खाएगा, ये आपने मुझे पहले बता देना है। उसको हम क्या कहेंगे, बजटेड। ये मैं कल आपसे बात कर चुका हूं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम सिर्फ गुजरे हुए वक्त की बातें याद करते हैं, हिस्टोरिकल, लेकिन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम आइंदा आने वाले वक्त की भी कॉस्ट को देखते हैं। तो हम क्या यहां पे यूज करेंगे, बजटेड फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, बजटेड फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी। हमें खान साहब ने कह दिया कि कोच के मुझे 15,000 रुपए देना, डीजल आपका, ठीक है, खाना पीना और एक वक्त की चाय आप मुझे देंगे। हमने कहा ओके, टोल टैक्सेस आप देंगे और रास्ते में अगर कोई जुर्माना लग गया, पेनल्टी, वो आप भरेंगे। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि कोच के 15,000 तो चलो फिक्स हो गए, लेकिन डीजल कितना कंज्यूम करेगा हैदराबाद अप डाउन, कराची अप डाउन, अनसर्टेन है। हम अंदाजा लगा सकते हैं, खान साहब से पूछते थे यार 1 लीटर में कितने किलोमीटर चलती है तुम्हारी बस, उसने मिसाल बता दिया कि 7 का एवरेज है, 6 का एवरेज है। हमने डिस्टेंस काउंट किया कि हैदराबाद कराची 107 है, अप डाउन करेंगे 320 60 किलोमीटर से डिवाइड के लीटर्स आ जाएंगे, अंदाजा। लेकिन दर हकीकत डीजल की कॉस्ट अप डाउन हो सकती है। लेकिन मुझे कंट्रीब्यूशन तो पहले बताना है ना, आप लोग वेट तो नहीं करोगे, पिकनिक से वापसी पे पैसे दोगे? अब हाजिर 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 सब ये कासिम चौक के उतार दे, फिर मेरे लिए रिकवरी करना मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, ऑफ कोर्स कंट्रीब्यूशन कितना चार्ज होगा ये मुझे पहले बता देना है। घुमा फिरा के आ जाऊंगा, अरे वॉलेट तो भूल गया, शायद वो गिर गया सर वहीं पे। ठीक है, अच्छा, तो पहले हमें अंदाजा लगाना है कि हमारी ट्रिप की कॉस्ट आएगी कितनी, फिर हमें अंदाजा लगाना है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे साथ चलेंगे। इसको कभी भी मैक्सिमम कैपेसिटी पे नहीं रखना। मिसाल अगर 48 सीट्स हैं और मैं 48 सीट से ही डिवाइड कर दूं तो नुकसान की गुंजाइश है, फायदे की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि 48 से स्टूडेंट्स कम तो हो सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं हो सकते। तो हम इसको नॉर्मली क्या करते हैं, बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी कहें, या इसको हम एट टाइम्स रेफर करते हैं एज नॉर्मल लेवल ऑफ एक्टिविटी। दिस शुड नॉट बी द फुल कैपेसिटी। अगर फुल कैपेसिटी किया तो गलत कर रहे हो। ठीक हो गया, इस कॉस्ट को बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी से डिवाइड कर देंगे। लेवल ऑफ एक्टिविटी से मेरा क्या मकसद है, ठीक है, उसमें हम देखेंगे कि हम फैक्ट्री की एक्टिविटी कैसे मेजर करते हैं। इसमें एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप नंबर ऑफ यूनिट से तकसीम कर दें। आप ये देखें कि आपके कारखाने में एक महीने में कितने यूनिट्स बनाए जाएंगे। ठीक है, जितना भी आपका अंदाजा है कि इतने यूनिट्स बनाए जाएंगे उतने यूनिट्स पर तकसीम कर दो। लेकिन मेरे कारखाने में 3 अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं, प्रोडक्ट X, प्रोडक्ट Y, प्रोडक्ट Z। प्रोडक्ट X सिंपल है, वो 2 घंटे में तैयार हो जाता है 1 यूनिट। प्रोडक्ट Y थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वो 3 घंटे लेता है। प्रोडक्ट Z उससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और वो 4 घंटे लेता है। डू यू स्टिल बिलीव कि मुझे पर यूनिट ऑफ X, पर यूनिट ऑफ Y, पर यूनिट ऑफ Z सेम खर्चा देना चाहिए? नहीं, हम बोलेंगे कि भाई जो फैक्ट्री का ज्यादा टाइम खोटी करेगा वो ज्यादा पैसे भरेगा। तो इन दैट केस नंबर ऑफ यूनिट्स के बेसिस पे डिवीजन करना जस्टिफाइबल नहीं है। मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसको डिवाइड कर दूंगा ओवर द नंबर ऑफ आवर्स। कौन से आवर्स? पहली पॉसिबिलिटी, मैं इसको डिवाइड कर लेता हूं बाय नंबर ऑफ मशीन आवर्स, कि एक महीने में
मैं मशीन को कितने घंटे चलाता हूं, एक महीने में मेरी फैक्ट्री कितने मशीन आवर्स रन करेगी, मैं उसे डिवाइड कर लेता हूं, मुझे पता चल जाएगा कि मेरा कॉस्ट पर मशीन आवर कितनी है। क्या पता चलेगा? कॉस्ट पर मशीन आवर कितनी है। अब यूनिट प्रोडक्ट एक्स 2 घंटे ले रहा है तो उसको 2 घंटे की कॉस्ट लगा दो। प्रोडक्ट वाई 3 घंटे ले रहा है, उसको 3 घंटे की कॉस्ट लगा दो, जेड को 4 घंटे की लगा दो। जो प्रोडक्ट ज्यादा टाइम लेगा वो ज्यादा खर्चा पड़ेगा। ठीक है, इसने अपना फॉर्मूला बता दिया कि हम क्या करेंगे, बजटेड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड को बजटेड या नॉर्मल लेवल ऑफ एक्टिविटी से तकसीम कर देंगे। ये नंबर ऑफ लेबर आवर्स भी हो सकता है। अब बात समझना, मैं समझता हूं कि मेरी फैक्ट्री का खर्चा 8 लाख रुपए आएगा, सूखा सूखा। सूखा सूखा मतलब फिक्स्ड 8 लाख रुपए आएगा। थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि एक्स, वाई और जेड अलग अलग टाइम लेते हैं, चीज को इजी करते हैं, बाद में कॉम्प्लिकेट करेंगे। मुझे लगता है कि प्रोडक्ट एक्स, वाई और जेड को मिला के मैं एक महीने में 1,00,000 यूनिट्स बनाऊंगा तीनों के, नॉर्मल। हालांकि इसे ज्यादा भी बना सकता हूं, लेकिन नॉर्मली अक्टूबर के महीने में मैं 1,00,000 यूनिट्स बनाऊंगा। महीने का खर्चा कितना होगा? 8 लाख। और महीने में यूनिट्स कितने बनाऊंगा? 1 लाख। तो 8 लाख डिवाइड बाय 1 लाख, 8 रुपए पर यूनिट। ठीक है, अब मशीन चालू होती है। पहली तारीख पे मैं एक्स, वाई और जेड के बिल फर्स्ट 2,500 यूनिट्स बना देता हूं। तो मैं क्या करूंगा, 2,500 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 8 डेबिट इन्वेंट्री। इनको मैंने प्रॉफिट लॉस में नहीं जाने देना है। कहां जाने देना है? इन्वेंट्री में, कि तुम ठहरो वहां। दूसरी तारीख, तीसरी तारीख, पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता, तीसरा हफ्ता, चौथा हफ्ता, महीना खत्म हुआ। महीने की आखिर तक बिल फर्स्ट मैंने प्रोडक्शन खींच ली 1,04,000 यूनिट्स पे। अब महीना खत्म हुआ है तो होश आया है कि मैंने तो सोचा लाख बनाऊंगा, मैंने तो 1,04,000 बना दिए। वैसे अच्छा क्या बुरा किया? अच्छा किया, क्योंकि वैसे यस, आप 40 बच्चों पे खर्चा तकसीम करें, अगर 44 बच्चों को लेके चलेंगे तो आपको फायदा होगा फिक्स्ड कॉस्ट की मद में। ठीक है, मैंने 1,04,000 यूनिट्स बना लिया। इन्वेंट्री में कितने पैसे जा चुके होंगे? मैंने 8 रुपए फी यूनिट फिक्स कर दिया था। ठीक है, अब जैसे जैसे यूनिट बनता गया तो मैंने अपना फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट को मल्टीप्लाई किया एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी से। कैसे? मेरा OAR जो मेरी वर्बल एग्जांपल है उसमें OAR कितना था? 8, और मैंने यूनिट्स कितने बनाए? 1,04,000। तो कितना हो गया? 8,32,000। व्हाट इज दिस 8,32,000? एक्चुअल नहीं, जो इन्वेंट्री की वैल्यू में जा चुका है। ये ना बजटेड है, ये ना एक्चुअल है। ध्यान देना, बजट मैंने कितना किया था खर्चा? 8 लाख। एक्चुअल कितना आया है अभी पता नहीं, लेकिन मैंने यूनिट्स कितने बनाए हैं? 1,04,000। मैंने सोचा था कि हर यूनिट बनाने में 8 रुपए का खर्चा आएगा, लेकिन खर्चा तो फिक्स था ना। 4,000 इजाफी यूनिट्स बनने की वजह से आपका खर्चा बढ़ा तो नहीं होगा ना। ये वो खर्चा है जो आप इन्वेंट्री की कॉस्ट में डेबिट कर चुके हैं। इसको हम नाम क्या देंगे? इसको हम नाम देते हैं एब्जॉर्ब्ड फिक्स्ड ओवरहेड। अब 3 नाम आ गए। पहला बजटेड। बजटेड कब पता चलेगा? टाइम शुरू होने से पहले। अक्टूबर की पहली तारीख की पता चलेगा कि हमारा बजटेड कितना है, तो तुक्का ही हो ना। एक्चुअल कब पता चलेगा? जब टाइम खत्म होगा, उसके बिल्स आना शुरू होंगे। और तीसरा मैं आइटम बता रहा हूं एब्जॉर्ब्ड, कि एक्चुअल एक्टिविटी लेवल का खर्चा आना कितना चाहिए था, ना आया है ना आने वाला था। ये वो खर्चा है जो मैं इन्वेंट्री के अंदर ऑलरेडी डेबिट कर चुका हूं। अगर ये सारी की सारी इन्वेंट्री बिक जाती है, अगर ये 1,04,000 यूनिट्स बिक जाते हैं, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में भी कितना जाएगा? 8,32।
लेकिन जब मेरे पास अक्टूबर के आखिर में बिल्स आना शुरू होते हैं, रेंट भरता हूं, सुपरवाइजर की सैलरी भरता हूं, बिजली का बिल आता है, खाने पीने कैंटीन का बिल आता है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का पता चलता है, पता ये चलता है कि खर्चा उतना ही आया जितना आपने सोचा था, 8 लाख। एज एन एग्जाम्पल, खर्चा उतना ही आया जितना कि आपने सोचा था, जबकि आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कितने भेज चुके हो? 8,32,000। और पेमेंट कितनी करेंगे? 8,32,000 का क्या हुआ? फायदा या नुकसान? फायदा, क्योंकि आप इन्वेंट्री में ज्यादा चार्ज कर चुके हैं। ठीक है, अब गेम क्या होगा? जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, तो हम आखिर में बाय द एंड ऑफ अक्टूबर, बाय द एंड ऑफ मंथ कंपेयर करेंगे द डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्ब्ड फिक्स्ड ओवरहेड वर्सेस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। मे बी एक्चुअल खर्चा आपका आ गया 8,10,000। आप बोलेंगे है ये कहां से आ गया? भाई बिल्स है, तो मैंने पेमेंट कितनी करनी है? 8,10,000, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डेबिट कितना हो चुका है? 8,32। तो जब टाइम खत्म होगा, जब महीना खत्म होगा, जब मैं उस महीने का इनकम स्टेटमेंट बना रहा हूंगा, तो मैं देखूंगा कि एब्जॉर्ब कितना हुआ। अगर मैं एब्जॉर्ब का फॉर्मूला आपसे बनवाऊं तो कैसे बनाएंगे? पहले आपने कैलकुलेट किया फिक्स्ड ओएआर। जब हम फिक्स्ड ओएआर को मल्टीप्लाई करेंगे बाय एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी से, तो क्या आ जाएगा? एब्जॉर्ब फिक्स्ड ओवरहेड। एब्जॉर्ब मतलब जो इन्वेंट्री की कॉस्ट में जज्ब किया जा चुका है, वर्सेस अब क्योंकि चीजें सामने आ चुकी हैं, अब महीना खत्म हो चुका है, अब सुपरवाइजर की सैलरी, हीट एंड लाइट, रेंट वगैरह सब सामने है, और एक्चुअल खर्चा हमारी आंखों के सामने है। दो पॉसिबिलिटीज हैं। एब्जॉर्ब किया 8,32, खर्चा आया कम 8,10, तो आपने एब्जॉर्ब ज्यादा कर लिया या कम? ज्यादा। इसको हम नाम दे रहे हैं ओवर एब्जॉर्ब। लेकिन ये फायदा कौन भरेगा? सवाल ये नहीं है कि कंपनी या कस्टमर, सवाल ये है कि इन्वेंट्री या प्रॉफिट और लॉस। फायदा हो गया ना 22,000 रुपए का। एब्जॉर्ब इन्वेंट्री में कितना जा चुका है कॉस्ट ऑफ सेल में, या इन्वेंट्री में कितना जा चुका है? 832, 8,32, और बिल आए हैं 8,10 के। 22,000 आप इन्वेंट्री में जरूरत से ज्यादा डाल चुके हैं, जबकि खर्चा इतना हुआ नहीं है। तो क्या मैं स्टूडेंट्स को बुला के वापस दूंगा पैसे? चले क्यों वापस दूं? अगर कल को कम पड़ते तो आप मुझे देते। सर आपने तो 2300 बताए थे, वही ज्यादा लग रहे थे, फिर भी मैंने कैसे अरेंज कर दिया? 75 रुपए ऊपर मांग रहे हैं आप तो। ऑफ कोर्स, नाउ दिस इज नॉट योर हेडेक। Again, this fight is not between me and my customer. It's between inventory और profit loss. अब कौन सी इन्वेंट्री को खर्चा दोगे? अब कौन सी इन्वेंट्री? इन्वेंट्री तो चली गई, तो मैं कहूंगा रख लो। ओवर एब्जॉर्ब क्या है आपके लिए? फायदा है, और ये फायदा आप इन्वेंट्री की कॉस्ट को देंगे या प्रॉफिट लॉस को? प्रॉफिट लॉस को। दूसरी कहानी ये हो सकती है कि मैंने 8,32 एब्जॉर्ब किए और खर्चा आ गया 8.5 लाख का। इन्वेंट्री में कितना जा चुका है? 832, और बिल आ गया 850 के। 18,000 की 10 लग गई। कौन भरेगा? प्रॉफिट एंड लॉस। कंपनी और कस्टमर की कहानियां नहीं करो, क्योंकि जो जिसको देना था वो तो गुजर गया, जिस इन्वेंट्री में डालना था वो तो बन गए, वो तो बिक गए, आधी बच गई। अब आखिर में जो बचे, ऐसा हो तो मैं पिकनिक पे जाऊं और 38 बच्चे चले, 4 बच्चे कहें सर पिकनिक से वापसी पे ना आपको अबू से लेके देंगे पैसे। उन्होंने मुझे पैसे दिए नहीं, मैं घुमा फिरा के आ गया। मैं कहा अच्छा वो पैसे नहीं देते, 2 बच्चे कम पड़ गए, 1500 रुपए ज्यादा दो। वुड यू पे? नो। जो हो गया सो हो गया। अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन का जो डिफरेंस है
नॉट डिफरेंस। जो अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन का जो अमाउंट है वो कभी भी पलट के इन्वेंट्री की वैल्यू में नहीं भेजा जा सकता। अब रख लो, नफा हो या नुकसान हो, अब रख लो। तो एक फर्क हो सकता है ओवर एब्जॉर्ब, ओवर एब्जॉर्ब हमारे लिए क्या होगा, गेन, और दूसरा हो सकता है अंडर एब्जॉर्ब हमारे लिए क्या होगा कि हमने इन्वेंट्री को 832 दे दिए और बिल्स आ गए 850 के, जो 18,000 रुपए आपने अंडर एब्जॉर्ब कर लिए, आप ही भरोगे। अब आप ये इन्वेंट्री की वैल्यू को चार्ज नहीं कर सकते। कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये कॉस्टिंग का पूरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हमने अभी कोई एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पढ़ा नहीं है, हमने अभी कोई मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ा नहीं है। अभी हमने इसके सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड डिस्कस किया कि फड्डा है कहां, उलझन है कहां, मसला है क्या। पहले हम मसला समझे हैं, अब इसके हल देखेंगे मजीद। फिर हम इनके ऊपर इनकम स्टेटमेंट्स बनाएंगे, देखेंगे कि दोनों के प्रॉफिट्स में डिफरेंस कैसे आता है, उनको रिकंसाइल करेंगे और कहानी अब हमारी आगे चलेगी। लेकिन अब तक जो हमने किया है, ये हमने बेस बनाया है, टॉपिक कोई नहीं कवर किया, ठीक है। आज के लिए इतना करते हैं, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। यस, एक सेकंड रुकिएगा।